कई पुराना वर्षों का मामला है। तो एक आदमी के बयान के आधार पर ऐसा आया है कि वो उसका सगा भाई था। ठीक है। तो व्यवहार में क्या हुआ कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, मतलब ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ह्यूमन इथिक्स पे और एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का अंतर बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक मनुष्य है, मतलब एक तो है राजपूत, ठीक है, और एक है जाट। ठीक है, दोनों ही सीकर जिले के हैं। तो उनकी दोनों की तैनाती थी डीडवाना में, दोनों डिप्टी थे। डीवाईएसपी होता है ना, समझते हो, दोनों वो थे। तो दोनों के उस आनंद पाल से क्या है, रिश्ते ठीक ठाक थे। मतलब आनंद पाल बेसिकली क्या है, यूपीएससी की तैयारी करने वाला आदमी था। ठीक है, पता है तुमको? हाँ, वो यूपीएससी की तैयारी किया था। ठीक है। फिर कहानी सुनोगे तो बहुत अच्छी है, पर समय नहीं मेरे पास इतना सुनाने की। वो मोटे कंक्लूजन में समझ लेना कि राजपूतों में और निचली जातियों में एक विवाद है। ठीक है, कि दरोगा समझते हो, समझते हो सारे? तो उनके यहाँ यूं था कि राजपूत ही घोड़ी पे चढ़ सकता है, एससी एसटी का और ये दरोगा वरोगा ये सब नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उसका दोस्त जो था बेसिकली, वो जो आनंद पाल था वो खुद इस मिनी वर्जन था राजपूत का, मतलब दरोगा था ऐसा कुछ। तो उसका एक दोस्त था जाट जो टेररिस्ट था, मतलब टेररिस्ट इन द सेंस गैंगस्टर था एक तरीके का। उसने क्या किया, उसको विवाह करते समय घोड़ी पे चढ़ा निष्फिक्र होकर कि ठीक है, डरना नहीं। तो उस दिन से वो आदमी क्या है कि जातिवादी के मुद्दे से ऊपर उठा, और उसने ये देखा कि असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए क्या है, यूपीएससी यूपीएससी की जरूरत नहीं होती। मदद करने के लिए हाथ में AK-47 चाहिए होती है। तो वो उस रास्ते पे निकल गया और वो रॉबिन हुड बन गया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग उसका उस इलाके में सम्मान करते हैं। पर ये तो गलत तरीका है या जायज तरीका है? पहले वाला तरीका सही था, प्री मेंस इंटरव्यू पास कर कर आना। डायरेक्ट आना गलत है। तो डायरेक्ट अचानक क्या है, उस जिले का कलेक्टर बन गया। और फिर उसने क्या है, अपराध की दुनिया में खूब अपराध किए। ठीक है, फिर अचानक जीवन में एक मासूक आई, ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, वो सामान्य बात है। और जब वो आई तो उसने, मतलब विवाह के अलावा एक और आ गई। तो उसने उसको समझाया कि ये सब चीजें छोड़नी है, दुनिया में बुरी बातें हैं। तो बेचारा क्या करता है कि हथियार डालने की सोच लेता है। ठीक है। तभी तो कहते हैं ना, अपराध की दुनिया में पैर रखना आसान है, बाहर आना मुश्किल है। तो फिर वो प्रशासन से अपील करता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा। जैसे लॉरेंस बिश्नोई बहुत तेज आदमी है, जमानत नहीं लेता। जमानत लेगा तो गड़बड़ होगी। ठीक है, सड़क पर घूमेगा कोई मार देगा। ठीक है, जेल में बैठा है, सब कुछ नेटवर्क चल रहा है, सुरक्षित जीवन जी रहा है। कमांडो लगे रहते हैं 500-700 चारों तरफ, बहुत नेता के नहीं लगते, 15-20 लगते हैं, तो जीवन जी रहा आलीशान। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि जब उस आदमी ने उस पुलिसकर्मी से एक बार अनुरोध किया कि मुझे इस दुनिया से बाहर निकलना है, तो उस डिप्टी ने और उस दूसरे इंस्पेक्टर बाद में प्रमोट होकर डिप्टी बन गया। तो दोनों ने, एक जाट था एक राजपूत था, उसका साथ दिया अच्छे मन से, और उसको सरेंडर करवा दिया, जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया तो बहुत सारे मुकदमों में बच भी गए, क्योंकि पुलिस के पास कहाँ इतने सबूत होते हैं। वो तो सीधा पकड़ा डाला, सोचते हैं वकील देखेगा। तो टेक्निकली लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो कई मुकदमों में रिहा होना शुरू हो गया। वो रिहा होना शुरू हो गया। तो उसकी बेटी, जो आज गैंगस्टर है, लेडी डॉन है, आनंद पाल की बेटी, दुबई में बैठी है, दुनिया में खतरनाक औरत है। ठीक है। तो अब उसकी बेटी उस सीनियर इंस्पेक्टर को और उस डिप्टी को बड़े पापा के रूप में संबोधित करती थी। उसकी पत्नी एक तरीके से उसको, मतलब जेठ के रूप में मानती थी कि भाई साहब ने हमारा जीवन बचाया क्योंकि छोरा सुधार दिया। ये सब चीजें चली। ये ह्यूमन इथिक्स है, याद रखना। उस डिप्टी ने क्या किया होगा कि एक मानवीय पहलू के नाते उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश की होगी। मानते इस बात को या नहीं? उसने सरेंडर कराए, लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं चली, 3-4 साल ये सब कुछ चलता रहा। ठीक है। और अफसोस करोगे कि वो डिप्टी और वो टेररिस्ट एक तरीके के अच्छे दोस्त हैं। वो जो इंस्पेक्टर है और वो टेररिस्ट है, वो अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। फिर अचानक क्या होता है कि वो जेल से फरार होता है, एक पुलिसकर्मी को गोली मार देता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपराध बढ़ जाता है। तब अचानक कई वर्षों बाद, मतलब ये सब घटना होने के 1.5-2 वर्षों बाद, पुलिस उसको चारों तरफ ढूंढ रही होती है। तो हरियाणा से एक आदमी उठाया जाता है, उसी का भाई, आनंद पाल का ही भाई। उठाने वाले कौन है? यही दोनों, एक डिप्टी और दूसरा प्रमोट हो गया था। तो दोनों डीवाईएसपी थे, दोनों पुलिस से वहां पहुंचते हैं। उस आदमी से कहते हैं कि भाई हम लोग, उसको बस एड्रेस बता दे वो कहाँ पर है, हम सरेंडर करा लेंगे। तो फोन वोन काम में नहीं लेता था ताकि पकड़ा नहीं जाऊं। तो उसने
भाई सगे भाई ने बता दिया कि फलानी जगह है। सगा भाई कहता है मैंने क्यों बताया वो सुनना। सगा भाई कहता है कि इससे 3 दिन पहले हम दोनों भाइयों की चर्चा हुई थी कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, पुलिस बहुत पीछे पड़ी है और गोली मार देगी। क्लियर कट है। और मैं सरेंडर करने का पत्र लिख रहा हूं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को और सरकार को, डीजीपी को। तो उसने 4 नाम लिखे कि मैं इनके समक्ष सरेंडर कर सकता हूं। पहला नाम लिखा वीके सिंह का, जो भी एसओजी का वो जो पेपर लीक वाला मामला है ना, उसमें जो जांच कर रहा है, बहुत ईमानदार आदमी है पर राजपूत है। ठीक है, तो पहला नाम वीके सिंह का लिखा क्योंकि राजपूत है, वो भी राजपूत है और अच्छा आदमी है। मतलब केवल राजपूत होना ही कारण नहीं, अच्छा होना भी कारण है। दूसरा नाम लिखा उसने सत्येंद्र सिंह का, जो राजपूत है एक तरीके का और डिप्टी बन चुका। तीसरा नाम लिखा विद्या प्रकाश का, जो जाट है पर उसका घरेलू संबंधी मतलब व्यवहार बन गया एक तरीके से लंबे समय से, और पिछली बार भी उसी के भरोसे किया था। और चौथा नाम एक कांस्टेबल का लिखा, जो उनका मुखबिर था एक तरीके का, जो सूचनाएं देता रहता था उनको कि ठीक है पुलिस आ रही है भाग जाइए, वो उसको जो खास था उसका। 4 लोगों के नाम लिखे कि इनके समक्ष मैं सरेंडर कर सकता हूं ताकि मुझे कोई गोली ना मार दे। ये बात उस छोटे भाई के साथ हुई थी। तो छोटे भाई को क्या किया गया, वो 2 लोग आए जिनका नाम उसमें लिखा हुआ था। पुलिस तो बहुत सारी थी पर उन 2 लोगों ने उठाया और उन्होंने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं इसको कोई गोली नहीं मारेगा। क्लियर कट है। और वो कहता है कि बस एड्रेस बता दे वो कहां पर है। तब वो भावुक हो जाता है छोटा भाई और बता देता है कि चूरू के मालासर या मोलास ऐसा गांव का नाम है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। ठीक है, तो वहां पर वो निवास करता है। ठीक है, तो रातों रात हरियाणा से उस गांव में उसको लाते हैं। तब वो छोटा भाई कहता है कि भाई गोली मत मार देना। तो वो कहता है कि सत्येंद्र सिंह ने, कल कोर्ट में उसने बयान दिया कि सत्येंद्र सिंह ने वादा किया मुझसे कि राजपूत की जबान है कि इसको गोली नहीं मारी जाएगी। क्लियर कट है। तो तू घबराना नहीं इस बात से कि वादा किया है नहीं निभाएंगे। विद्या प्रकाश कहता है कि उसकी बेटी को मैंने मेरी बेटी मानना है, उसकी कसम गोली नहीं मारूंगा। क्लियर है। और फिर वो कहते हैं कि तू बस इसको बोल दे कि सरेंडर कर दे। चारों तरफ से उस घर को घेर लेते हैं। पुलिस उस आदमी को, उसके सगे भाई को पीछे हाथ बांध लेती है और आगे रक्षा कवच के रूप में आगे लेकर जाती है ताकि गोली मारे तो पहले भाई को मारे। ठीक है। अब ऐसा फिल्म में मतलब वो कोर्ट में कहा गया, व्यवहार में अलग कहा गया है कि ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही ऐसी चीजें हुई जो कहा गया वो सत्य है, तो कोर्ट में कहा गया सत्य है, हुआ ऐसा ही है। पर व्यवहार में ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, बहुत कारण है। ये जो अभी तक चल रहा है ये है ह्यूमन एथिक्स, मानवीय करुणा एक तरीके की चल रही है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उसको कहते हैं कि भाई विद्या प्रकाश मेरे साथ है, सत्येंद्र मेरे साथ है और ये लोग सरेंडर करा लेंगे, आप हथियार मत चलाना। तो कहते हैं कि आनंद पाल कहता है कि ऊपर आ जा। भाई समेत ऊपर चले गए। उस आदमी ने तो बहुत कुछ कहा है, अब हकीकत क्या है भगवान जाने। उस भाई ने कहा है, जो मतलब जिसने सब गवाही दी है कोर्ट में, कि तीनों गले मिले एक दूसरे के। ठीक है, जाते ही नमस्कार किया और उसने पैर छुए विद्या प्रकाश के, आनंद पाल ने, कि भाई साहब अब निकाल लो इस दुनिया से कैसे भी। क्लियर है। और जब ऐसा हुआ तो कहता है 3 मिनट बाद सारा कार्यक्रम बदल गया। पैर वैर छुए, गले वले मिले और अचानक क्या करता है कि विद्या प्रकाश लात मारता है, सत्येंद्र सिंह उसको दबोचता है और फिर कांस्टेबल बंदूक की गोलियों से ताबड़तोड़ फायर करता है। 4 गोलियां दाग कर कार्यक्रम खत्म कर देता है और मार कर कहता है कि जो कुत्ते जो पुलिस वाले मरे थे वो भी इंसान थे, जिनको तूने आज तक मारा वो भी इंसान थे, तू दुष्ट प्राणी है, खेल खत्म कर देता है, गालियां देता है अभद्र तरीके की। ऐसा वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरे पे मत जाओ। ठीक है, कौन कह रहा है, सगा भाई। और जब मैंने विरोध किया तो एक लठ मेरे मारा कि गोली तुझे भी दाग सकते हैं। क्लियर है, शांति से बैठ जा, फायदा इसी में है। ठीक है, और उसको उठाकर पटक कर ले गए, थाने में ले जाकर जमा कर दिया और इनकाउंटर हो गया। ये कोर्ट में सत्यता साबित की गई है। ठीक है, पुलिस ने अलग वर्जन दिया। पुलिस ने कहा हमने ललकारा, उसने गोली चला दी, हमने एक टूटे हुए कांच को आधार रखा। ठीक है, बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, जिस कांस्टेबल ने गोली मारी उसने कोर्ट में क्या कहा है कि जैसे वो सीढ़ियों में था ना, तो कांच हो ना, कांच वो नीचे टूट गया, तो मैंने कांच में तो आदमी देखा और ऐसे अर्जुन की तरह टक कार्यक्रम कर दिया। ये हकीकत है, कोर्ट में यही कहा गया है कि कांच में देखकर गोली मारी गई है। ठीक है, मानना पड़ेगा क्योंकि एफएसएल ने मानना है कि ऐसा हो सकता है, राजस्थान पुलिस ने मानना है ऐसा हो सकता है, सीबीआई आई है, सीबीआई ने मानना हाँ ऐसे अर्जुन है तो ऐसा हो सकता है। ये कार्यक्रम हुआ। जो पहले हुआ वो ह्यूमन इथिक्स है और जो बाद में हुआ ये एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है।
जो उन दो छोरों ने किया, जो दो डिप्टी ने किया, 101% जायज है। कितना परसेंट? 101। तुम्हारी तरह सोचूं तो कभी सोच ही ना पाऊं कि ये सही है कि नहीं, पर मुझे एक प्रशासन के नजरिए से सोचना है कि उसको सुधरने के मौके दिए थे, उसको जेल में डाला था, वो कानून की प्रक्रियाओं से रिहा हो रहा था या नहीं हो रहा था, उसको भागने की नौबत क्यों आई, उसको एक पुलिस कांस्टेबल को मारने की नौबत क्यों आई, जो देश की रक्षा कर रहा था, यही ना, उसकी नाकाबंदी में उसको पकड़ ही तो रहा था, तो मारने की नौबत क्यों आई, हथियार छीनता, कुछ भी करता, हजारों लोगों को उसने मारा, लोगों को दुख पहुंचाए, तो सैकड़ों लोगों को सपोज करो उसने मारा और हजारों लोगों को सुख पहुंचाए, तो भी गलत तरीके से पहुंचाए, हाँ या ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स मुझे क्या कहती है कि तुम क्या सोचो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने राजपूत होने की कसम खाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फलाने के बेटे की कसम खा ली कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है कि मेरे को, आप ये कहते हैं ना बेटी की कसम खाई गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने भारत के संविधान की कसम खाई थी, उसने नौकरी में जाने से पहले पुलिस सेवा नियमों की कसम खाई थी, उसने ये कसम खाई थी कि मैं समाज के हर वर्ग की रक्षा करूंगा, तो उसका हक है ऐसा करने का। सारा खेल बदल गया, ह्यूमन इथिक्स अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स अलग होती है। क्लियर है? तो ये जो खेल हुआ और ये जो खेल है इसमें बहुत अंतर है, तो आपको भी कैसा बनना है, इन दो की तरह। ठीक है, ऐसे बन जाओगे तो गड़बड़ हो जाए, कसमें बहुत खानी पड़ेंगी, यहां तक कि अपनी औलाद की भी खानी पड़ती है कि मेरी औलाद की कसम तुझे नहीं मारूंगा, ठीक है, फिर मारना पड़ता है, कारण कि उचित है कि अनुचित है। उचित है, क्लियर कट है। अतीक अहमद याद है? ठीक है, गोली मारना सारा कार्यक्रम अजीब सा था या नहीं था, पर किस उद्देश्य से? हम्म उचित क्यों माना करार दिया गया? ऐसी एक घटना पहले हुई हैदराबाद में, एक बार बलात्कार की घटना हुई थी, याद है ना? ठीक है, तो ट्रक ड्राइवर कंडक्टर इन सब ने क्या, उनको गोली मार दी थी पुलिस ने। ठीक है, तो किस आधार पर है? एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के आधार पर। ठीक है, मानवीय करुणा पर देखूं तो मौत का अंजाम मौत नहीं हो सकती या हो सकती है? अगर मैं धर्म ग्रंथों से चलूं तो क्या लिखा गया है कि हत्या करने, हिंसा का समाधान हिंसा नहीं है, माफी करने वाला बड़ा है, न्यायपालिका पर भरोसा जताना है, पर लंबा समय लग जाएगा। क्लियर है? मेरे को प्रशासन के रूप में काम करने में समय लगेगा। जैसे सपोज करो 20 लोगों की भीड़ है, ठीक है, नाजायज बात कर रही है, ठीक है, और एक आदमी आके ज्यादा उछल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, कान पे जड़ दिया किसी इंस्पेक्टर ने, खेल क्या हो गया? वहीं रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स कहती है कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, याद रखना। कल जब उस पूरे कार्यक्रम को देखोगे ना, तो नेताजी आए और पूर्व मंत्री आए, तो उसकी भाषा बहुत गंदी है। एक राजपूत है गुड्डा का, ठीक है, राजेंद्र सिंह गुड्डा, नाम सुना हो, वो खानदान ही पूरा खतरनाक है। जैसे 7 भाई बहन है, 7 बहनों पर भी, 4 बहनों पर भी मर्डर के मुकदमे हैं, ठीक है, तो खानदान ही पूरा ऐसा है वो कि ऑलराउंडर है, एक दूसरे को भी मारना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके की भाषा काम में लेता है, पुलिस वालों को कहता है तुम्हारी माँ का कसम हूं मैं, ठीक है, अर्थ समझे कि तुम्हारा बाप हूं मैं, ठीक है, तो बाप बोलता है तो थोड़ा सेंसेबल हो जाता है, तुम्हारी माँ का कसम है, ये अच्छी भाषा है। कोचिंग वालों के लिए कह रहा है तुम्हारी माँ का यार है, वो हूं मैं। पुलिस सुन रही है, कारण क्या है, अगर ह्यूमन इथिक्स से काम में लूं तो दांत तोड़ दूं, तो रगड़ रगड़ कर दूं, ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स क्या कहती है कि एक सिर फिरे के पीछे 1000 लोग खड़े हैं, 1000 लोग विद्रोह करेंगे जब उसको धोऊंगा, उसको कुछ कहूंगा, यहां हिंसात्मक स्थिति बनेगी, कई मासूम मरेंगे, मरेंगे, तब मुझे मेरे कलेजे पर पत्थर रखना है कि मेरी मां के लिए की गई टिप्पणी इस बेहुदे की तरफ से हुई है, मेरी तरफ से नहीं हुई है। क्लियर है? बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजों, कई बार क्या होता है ना, अति की चीजों के फैसले हो जाते हैं। जैसे पहले एक दुल्हन भगा के ले गए थे यहीं से, ठीक है, तो बड़ा मामला हो गया था जाट बनाम राजपूत का, तो फिर आया था, तो ये एसपी ऑफिस के, एसपी के घर के सामने से लेट गया, केरोसिन डाल लिया कि मैं आग लगा लूंगा। भारी संख्या में राजपूत थे, ठीक है, भारी संख्या में पुलिस थी, ठीक है, तब एडिशनल एसपी क्या है, जाट था, वो थोड़ा सिर फिरा है ईमानदार लेकिन, ठीक है, तो वो आया माचिस दे दी हाथ में, किले, भड़क गए लोग, तो उसको क्या है, फिर पुलिस वालों ने एडिशनल एसपी को पीछे किया, इंस्पेक्टर घसीट घसीट के ले जा रहा है एडिशनल एसपी को कि मान तू बात को, ठीक है, कारण है कि यहाँ हिंसा होगी, ये सारी चीजें ऐसा है।
फिर एक आदमी आया और जो जेल विभाग होता है ना, उसका डीआईजी था, ठीक है, पर राजपूत था, और आकर एक ही बात कहता है, ऐसे टोपी उतारता है, उतार कर पैरों में रख देता है। बहुत गलत है, ऐसा वर्दी उतारना नहीं है, बहुत गलत है। और रख कर कहता है कि शर्म आनी चाहिए तुमको राजपूत होने के नाते, आज कलंक लगा दिया तुमने इस समाज पर, ठीक है, और ये वर्दी मैंने कमाई थी और वर्दी के साथ मैंने समाज में इज्जत कमाई थी, मेरी दोनों खत्म है, मैं तो आज इस्तीफा दे रहा हूँ। दिया नहीं उसने, बस ऐसा भावुक किया और सारों भागे ऐसे ताबड़तोड़ की, ठीक है आपका फैसला अंतिम फैसला। ये कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। पहले वाला माचिस दे देता और जला देता तो शहर जलता, आया ना। दूसरे वाले ने टोपी रखी, 5 मिनट बाद उठा के साफ पहन लिया, निकल लिया। क्लियर कट है। तो दुनिया में बहुत अलग नजरिए से सोचना पड़ता है। तो ये सिचुएशन बेस्ड डिसीजंस है कि हम जैसे जैसे सीखते जाओगे, देखो क्या है फायदा किसका होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन का, पर उचित मार्ग से भी होना चाहिए। 4 नमूनों से दबना नहीं चाहिए, पर 4 की वजह से 4000 लोग बेकसूर मारे जाएं, तब दबने की क्या है आवश्यकता। तब धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आप खुद सोचो, अगर किसी पुलिस वाले को ऐसे कहा जा रहा है कि तेरी माँ का यार हूं, ठीक है, पावर है उसके पास, है? एक बार अंदर अकेला के देख, यार माँ सब अलग अलग कर देते हैं वो 5 मिनट में, ठीक है। कभी मौका मिलके देखो, अकेला मिल जाए, कार्यक्रम खत्म हो जाए। इसी गुड्डा की क्या है, झुंझुनू का एक वीडियो है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये ऐसे बोर्ड नहीं लगाते, हमारे यहाँ उचित मात्रा पर धरने प्रदर्शन दिए जाते हैं, ये वो है, ठीक है। तो वो झुंझुनू में भी ऐसा उसने एक इंस्पेक्टर को कह दिया कि बहुत देखे तेरे जैसे भड़वे, फिर एक शब्द काम में लिया कि तेरी माँ का यार हूँ, मैं डरता हूँ क्या तुझसे, चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या। वो था थोड़ा मेरी तरह 6.5 फुट का, और अंतिम चरण में उसने जड़ी कान पे खींच के और जड़ के कहा घसीटो इसको, तेरी माँ का यार मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो लोग आपस में टकरा गए, इन साथ में बंदूक निकाल ली उसने, क्या वो सामने, तो दे दा तो दी, कार्यक्रम खत्म। फिर मेरी तरह जो सरल स्वभाव के होते हैं वो बीच में आगे गए, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, कर दिया उसने, तब क्या करते, कार्यक्रम तो खत्म हो गया। और इंस्पेक्टर को उठा के ले गए कि तू गलत है, तू गलत है, तो वो सुनाता रहा गालियां, कारण कि जो उचित है वो उचित है, याद रखना, जो अनुचित होगा वो अनुचित। बस फर्क क्या है, कई बार देखना पड़ता है, अनुचित को भी सहन करना पड़ता है सिचुएशन के लिए, ज्यादा चीजों के लिए नहीं, सिचुएशन के लिए। क्या हिम्मत है कि ऐसी चीजें हो जाएंगी? कभी नहीं। हनुमान बेनीवाल बहुत बड़ा आदमी था, सीकर में जब धरना प्रदर्शन करने आया, वार्ता कर रहा था, तो एसपी को गाली गलौज कर दी कि तुम ये हो और वो हो, सारों ने बिठा के नीचे बिठा दिया कि जमानत नहीं होने देंगे। तब बीच में समझौता हुआ कि हाँ ठीक है, छोड़ो कार्यक्रम को, कारण कि वो अंदर कमरे में है, वहां 4 कौन किसको जड़ रहा कौन देख रहा है, ठीक है। बाहर आकर रोड़ा ही तो करना है कि इसने जड़ा फिर हमने जड़ा, ठीक है, पर बहुत परिस्थितियां अलग हैं। तब धीरे धीरे सीख जाओगे चीजों में। यहाँ तक कोई आपत्ति है तो बोलो, तेज बोल बेटा। ठीक है, ये तेरा एक नजरिया है सोचने का। अब मैं उसके बाद क्या हुआ वो बता देता हूँ। आनंदपाल के 2 भाई हैं, ठीक है, दोनों ने सरेंडर कर दिया, पहला, ठीक है। दोनों हिंसा का मार्ग छोड़ चुके हैं, पल्ले पड़ रहे हैं। औलाद भाग गई उसकी, देश छोड़कर दुबई चली गई है, प्रॉपर्टी सारी जब्त हो गई है, ठीक है। उसकी गैंग के जितने गुर्गे हैं सब सरेंडर कर चुके हैं। जो जेलों में है वो धर्म की यात्रा पर आ चुके हैं, ठीक है। जो नहीं आए हैं उनको पुलिस ला रही है। अब बता